रमीज की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मैं उसके कदमों में बैठकर रोने लगी थी, लेकिन रमीज जैसे पत्थर की मोर्द बन गया था। उसने अपने पांव से एक झटका मुझे दिया और मैं पीछे जा गिरी। वो कहने लगा, कब तक तुम जैसी बांझ औरत के साथ गुजारा करूंगा? इतनी बड़ी हवेली है, इतना पैसा, माल और दौलत, गांव में कितनी ही जमीनें हैं। अगर मेरी औलाद ना हुई तो उस सब का क्या होगा? मेरे भाई उन सब पर काबिज हो जाएंगे। उसी लिए मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद हो, लेकिन तूने तो अपनी बंजर कोख से मेरी जिंदगी भी वीरान कर दी है। मैं हर हाल में दूसरी शादी करके ही रहूंगा। ये कहकर रमीज कमरे से उठकर जाने लगा तो मैं दौड़कर उसके कदमों में बैठ गए और कहा कि खुदा के वास्ते मुझ पर ऐसा सितम न करो। तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ा, बाप की दहलीज पार की। तुम्हारी मोहब्बत में मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई और तुम औलाद के लिए मुझे छोड़ने की बात करते हो। रमीज ने नफरत से मुझे देखा और कहने लगा, काश मुझे पता होता कि तो एक बंजर औरत है तो है कभी तुझसे शादी ही न करता। मैंने रमीज से कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो किस्मत के फैसले हैं, यही नसीब में लिखा था। मुझे अब भी अपने रब से उम्मीद है कि जल्दी मेरी गोद भर जाएगी। मैं किसी तौर इस बात पर राजी नहीं हो सकती थी कि मेरा शौहर दूसरी शादी कर ले। उसी लिए मैं उसे वास्ते दे रही थी। रमीज ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली। कहने लगा, ठीक है, अगर 3 महीने के अंदर तो हामला हो गई तो मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं तुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगा। ये कहकर रमीज तेज तेज कदम उठाता कमरे से निकल गया था और मैं अपने सीने को पीटती रोती इनसो बिहाती रह गई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नसीब मुझे ऐसा दगा देगा कि मेरा शौहर दूसरी शादी की बात करेगा। वो शौहर जो मुझसे कभी बेअंतहा मोहब्बत करता था, जिसकी मोहब्बत पर मुझे बड़ा मान था, जिसकी खातिर मैंने अपने घर की दहलीज फलांगी थी, वही शौहर अब दूसरी शादी की बात कर रहा था। मैं बस्तर के साथ टेक लगाए फर्श पर बैठे इनसो बेहाती चली जा रही थी कि इतने में मेरा नया नौकर गलरीज कमरे में आया न जाने वो किस काम से आया था, लेकिन मुझे देखकर ठटक कर रख गया। वो 25 साला नौजवान था। उसे कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने घर में नौकरी दी थी। वो हैरत से मुझे देखते हुए पूछने लगा, बीबी जी क्या बात है, सब खैरियत तो है? उसकी बात सुनकर मैं नफरत से उसे देखा और कहा कि दफा हो जाओ, अपने काम से काम रखा करो, मुलाजिम हो, मुलाजिम बनकर रहो। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही खामोश हो गया और फिर एक फाइल उठाकर बाहर चला गया। शायद रमीज ने उससे ये फाइल मंगवाई थी। उसके जाने के बाद मैं दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। इस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने अंदर की महरूमी का गुस्सा उस पर निकाल दिया था। न जाने कब तक मैं ऐसे ही इंसो बिहाती रही और फिर वहीं फर्श पर लेटकर सो गई। जब मेरी ऊँख खुली तो गलरीज बिल्कुल मेरा नजदीक बैठा मुझे देख रहा था। जैसे ही मैंने ऊँख खोली तो वो एक लम्हे में पीछे हटा। मैं भी घबराकर उठ बैठी और गुस्से में पूछा, ये क्या हरकत है? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और यहाँ मेरी इतनी करीब क्यों आए थे? वो एकदम ही शर्मिंदा होकर कहने लगा, बीबी जी माफ कर दें, मुझे लगा कि अब शायद बेहोश हो गई हैं। अब की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, बस इसीलिए अब को चेक करने के लिए अब के पास आ गया था। अब की हालत मुझे ठीक ना हरकत ना करना, वरना मुझसे पहले रमीज तुम्हारी जान ले लेगा। वो मेरे मामले में बहुत ज्यादा हसास है। हरगिज़ भी वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई और मर्द मेरे करीब भी आए, मैं मर भी जाऊं तब भी मेरे पास ना आना। मेरी बात सुनकर गलरीज 2 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, बीबी जी मैं तो अब से खाने का पूछने के लिए आया था। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे भौक नहीं है, जाओ और जाकर अपना काम करो। वो अल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया था। मैंने उठकर वॉशरूम का रख किया था। मुना हाथ धोकर मैं वापस आकर बैठ गई थी। बहुत देर सोचते रहने के बाद मैंने फैसला किया था कि मैं अपने अप को बिल्कुल फट रखूंगी। रमीज के लिए तैयार होंगी, उसे बहुत मोहब्बत और तौजा से अपनी जानिब खींचूंगी ताकि वो दूसरी शादी के बारे में ना सोचे। न चाहते हुए भी मैंने बहुत खूबसूरत जोड़ा निकाल कर पहना था। हम रंग ज्वेलरी भी पहनी थी और तैयार होकर रमीज का इंतजार करने लगी थी। लेकिन रात के 11 बज गए और रमीज ना या मैं सुबह से भौंकी थी। इसीलिए मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मजबूरा मैं कमरे से बाहर निकली और बावर्ची खाने तक पहुंची तो गलरीज नजर आ गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई। कहने लगा, बीबी जी खाना लगा दूं? मैंने हैरत से पूछा। तुम अभी तक सराउंड क्वार्टर में नहीं गए? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? रात के 11 बज रहे हैं। तुम्हारी तो 10 बजे छुट्टी हो जाती है, वो है। कहने लगा, बीबी जी मुझे मालूम था कि अपने उज खाना नहीं खाया, ने आज अपने नाश्ता किया था, ना लंच और ना ही डिनर। उसी
लिए मैं इंतजार में रख गया था कि जब अप होगा को भूख लगे तो मैं खाना दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि उसे मेरी कितनी परवाह थी, जबकि बाकी के मुलाजिम सब अपने काम से काम रखते थे और अभी भी वो सब अपने काम निपटाकर जा चुके थे। गलरीज का काम बर्तन धोना था। मुझे खाना परोसना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे खातिर रखा हुआ था। मैंने ऐस्तगी से कहा, मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दो, और फिर उसने खुद ही जल्दी से खाना गर्म किया और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगा। खाना लगाकर वो वहीं एक साइड पर खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम अगर सराउंड क्वार्टर जाना चाहते हो तो चले जाओ, बर्तन मैं खुद समेट दूंगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया और फिर वहीं खड़ा रहा। मैं बहुत धीरे धीरे खाना खा रही थी क्योंकि मेरी नज़र बार बार घड़ी के सुइयों पर जाती। मैं बस यही सोच रही थी कि आज तक तो कभी रमीज को इतनी देर नहीं हुई थी, फिर आज कितनी देर कैसे हो गई। और जब मुझसे रहा लगा दिया, मैं अब भी डाइनिंग टेबल पर ही थी और गलरीज भी वहीं ही मौजूद था। काफी देर बेल बजने के बाद रमीज ने फोन उठाया था, लेकिन वो फोन रमीज ने नहीं बल्कि किसी और औरत ने उठाया था, और उसी बात ने मुझे एकदम ही चौंकना कर दिया था। मैंने हैरत से पूछा, अब कौन है और रमीज कहाँ है? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि सर तो वाशरूम तक गए हैं, मैं उनकी सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। मैंने पूछा कि अब तक वो घर क्यों नहीं आए और अब लोग कहाँ हैं? तो वो पहले तो खामोश हो गए, फिर कहने लगी, रमीज साहब के किसी दोस्त के पास गेट टुगेदर थी तो वो मुझे साथ लेकर यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से वो मुझे घर छोड़ेंगे तो फिर घर आ जाएंगे, लेकिन अभी बहुत वक्त लगेगा। उनके सारे दोस्तों के दरमियान महफिल जमी हुई है, उसी लिए अब आराम से सो जाएं। रमीज की सेक्रेटरी की बात सुनकर मेरी तन बदन में आग लग गई थी। मुझे छोड़कर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ घूम रहे थे, कहीं उनका उसी के साथ तो दूसरी शादी करने का इरादा नहीं था। ये ख्याल आते ही मैं खाना छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। गलरेज जो वहीं पीछे की तरफ खड़ा था फौरा ही दौड़कर आया था। मुझे उस तरह रोते हुए देखकर परेशानी से कहने लगा, बीबीजी बात किया है, बताएं तो सही, सब कुछ खैरियत तो है ना? अब दोपहर में भी ऐसे ही रो रही थी। साहब तो ठीक है। मैंने गुलरीज की बात का कोई जवाब न दिया तो फिर वो खुद से कहने लगा, बीबीजी छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। मैंने रोते रोते इनकार में सर हिलाया और कहा कि मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मेरे सर पर सूतन लाने की फैसला कर बैठे हैं। मेरा दिल इस कदर बोझल हो चुका था और मैं इस कदर परेशान थी कि मैंने गलरीज के सामने वो बात कह दी जो शायद मैं कहने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने रोते हुए उसे बता दिया कि मैं मां नहीं बन सकती और उसी वजह से मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। ये सुनते ही गलरीज हैरान हो गया। फिर वो जल्दी से भागकर मेरे लिए पानी लाया। उसने पानी मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, अब परेशान ना हो मालकन, हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है, इस मसले कभी कोई हल निकलेगा। मैंने रोते हुए इनकार है, मैं सर हिलाया और कर्सी से टेक लगा। लिया पता है गलरीज, मैंने शहर के हर बड़े अस्पताल में चेकअप करवाया है, हर डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो कोई इलाज भी नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि जब खुदा की मर्जी होगी तब औलाद हो जाएगी। लेकिन ये बात रमीज को कौन समझा सकता है? उसे तो बस औलाद की ख्वाहिश मार रही है और उसी वजह से वो मुझे छोड़कर किसी और औरत से शादी करने को भी तैयार हो गया है। गलरीज अफसोस भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगा कि अब तो साहब को इतनी मोहब्बत करती हैं, कितना ख्याल रखती हैं, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने अपनी आंखें मैंच ली और कहा, पता है गलरीज, तुम्हारे साथ वो शख्स हैं जिसके लिए मैंने जमाने की हर रुकावट को तोड़ा है, अपनी हर हद को पार किया है। अब अगर तुम्हारे साहब ने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, मेरे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं। गलरीज वहीं मेरे कदमों में बैठ गया, कहने लगा, बीबीजी आपके घर वाले कहाँ हैं? अपने घर वालों का जिक्र सुनते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। माजी के लम्हे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मैं अपने वालिदीन की अकलौती बेटी थी। मेरे वालिदीन मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरे खातिर उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटा, मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला करवाया। मेरे मुंह से निकली हर फरमाइश को मेरे बाबा चटकी बजाकर पूरा कर देते। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि हम मॉडल क्लास लोग हैं, तुम्हारी बड़ी बड़ी फरमाइशें कैसे पूरी करें। वो तो बस मेरे मुंह से लफ्ज निकलते ही उसको हर्फ आखिर मान लिया करते। ऐसे ही मैं जवान हुई और फिर कॉलेज जाने लगी। शहर के बड़े ही कॉलेज में ही
मेरे बाबा ने मेरा दाखिला करवाया और वहीं मेरी मुलाकात रमीज़ से हुई। रमीज़ हमारे कॉलेज में पढ़ता नहीं था, वो कॉलेज के बाहर आकर खड़ा होता था, क्योंकि उस कॉलेज में उसके कुछ दोस्त थे। रमीज़ ने मुझे पहली बार कॉलेज के बाहर ही देखा था और वहीं से ही उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। उसकी बड़ी सी गाड़ी, उसका खूबसूरत लिबास, उसकी स्याह आंखें, मैं तो खुद ब खुद ही उसकी दीवानी हो गई थी। फिर जब वो अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार करने लगा तो मुझे पता ही न चला कि कब मैं उसकी मोहब्बत का शिकार हो गई। मुझे रमीज़ से बेअंतहा मोहब्बत थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह से हासिल कर लो फर। मेरे कहने पर रमीज़ ने मेरे लिए रिश्ता भी भेजा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत के इंतहा न रही जब मेरे वालिद ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं रमीज़ को पसंद करती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे बाबा न माने, कहने लगे वो एक बड़े जमींदार का बेटा है, वो बहुत ही पैसे वाला है और ऐसे लोग एक औरत के साथ ज्यादा उरसे तक नहीं रहते। खासकर वो जिस खानदान से ताल्लुक रखता है वहां तो औरतों को फौरा ही बदल लिया जाता है। रमीज एक शादी खानदान में जरूर करेगा और फिर खानदान से बाहर कितने ही करेगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अबा की बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, जरूरी तो नहीं, अबा हर मर्द ऐसा ही करे, वो जमींदार है। मैं मानती हूं बहुत पैसे वाला भी है, लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत भी करता है। मेरी बात सुनकर अबा मुस्कुराए और कहने लगे, तुम इन लोगों को नहीं जानती, उनके बड़े अपने बच्चों की एक शादी खानदान में जरूर करवाते हैं, चाहे तुम्हें इस बारे में इल्म हो या ना हो, लेकिन ऐसा जरूर होगा और उस दिन तुम पछताओगी। आबा ने साफ इनकार कर दिया कि किसी तौर वो मेरी शादी रमीज से नहीं करवाएंगे, और जब ये होगा बात रमीज को पता चली तो उसने खूब हंगामा किया। कहने लगा कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, खानदान में मेरी किसी से कोई शादी ना हुई है, न होगी, मेरी बीवी सिर्फ तुम ही बनोगी। जब वो अपनी बात पर उठा रहा तो मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगी और फिर अपने वालिद को इस बारे में बता दूंगी, और मैंने रमीज से कोर्ट मैरिज कर ली। मेरा वो बाप जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मैंने उसकी पेट पर खिंजर घोंपा था। शादी के बाद जब मैं अपने वालिद के पास गई तो उन्होंने मुझे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सारे जमाने में उनकी थो थो हो रही थी, क्योंकि मैं पूरे 4 दिन घर से गायब रही थी। रमीज ने 4 दिन बाद मुझे मेरे बाप से मिलने की इजाजत दी थी। उसका कहना था, अगर तुम्हें इतनी जल्दी घर वापस चली गई तो तुम्हारे बाबा किसी न किसी तरह हमें जदा कर देंगे। उसी लिए उसने 4 दिन तक मुझे अपने साथ रखा था, और फिर जब मैं अपने घर गई तब तक मेरे वालदेन की खूब बदनामी हो चुकी थी। उसी लिए मेरे बाबा ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मेरे लिए मेरा मैका हमेशा के लिए खत्म हो गया। मगर रमीज ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। उसने मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक कायम किया। वो मुझसे मोहब्बत करता, मेरा ख्याल रखता और हमारी शादी पूरी तरह मुकम्मल थी। मुझे अपने माँ बाप की याद तो बहुत सताती, लेकिन रमीज किसी न किसी तरह मेरा दिल बहला दिया करता। मुझे लगा था कि जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। रमीज की मोहब्बत पाकर मैं काफी खुश थी, लेकिन फिर रमीज ने अचानक औलाद का मुतालिबा शुरू कर दिया। वो बार बार कहता है कि मुझे औलाद चाहिए, और जब हो गया, साल गुजरने पर भी औलाद नहीं हुई तो वो मुझ पर दूसरी शादी के लिए प्रेशर डालने लगा। और अब तो उसने साफ कह दिया है कि अगर 3 महीने में मैंने उसे औलाद ना हुई तो वो मुझे तलाक दे देगा और खुद दूसरी शादी कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। गलरीज के सामने अपने दुख को बयान करते मेरे उनसुब बहते चले गए थे। वो बस खामोशी से मुझे सुन रहा था। फिर मेरी बात खत्म होने पर एहस्तगी से कहने लगा, बीबी जी, इस मसले का एक हल है मेरे पास। अगर अब चाहेंगी तो आपको औलाद होगी हो जाएगी। ये सुनकर मैं अचानक ही चौंक उठी थी। बताओ गलरीज, क्या हल है? मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने तो कितने ही डॉक्टरों को चेकअप करवा लिया है, कितने ही आमिलों से दम दरूद भी करवा चुकी हूं, लेकिन कहीं से भी मुझे ये खुशी न मिल सकी। वो कहने लगा, बीबी जी, ये अब मुझ पर छोड़ दें, कल ही मैं अब की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर दूंगा। उससे पहले कि मैं मजीद सवाल जवाब करती, रमीज की गाड़ी का हारन सुनाई दिया। वो वापस उन चुका था। गलरीज फौरा ही बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद जब रमीज कमरे में आया तो वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। उसने अपना कोट बस्तर पर फेंका और कुछ गंगनाते हुए जूते उतारने लगा, और उसके अंदाज बता रहे थे कि वो बहुत खुश है। मैं फौरा ही रमीज के पास गई और पूछा, अब कहाँ थे? मैंने आपको फोन किया था, आपका फोन आपकी सेक्रेटरी ने उठाया था।
रमीज ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा, मेरी जासूसी बंद कर दो। अगर कुछ करना चाहती हो तो मुझे औलाद की खुशी दो। ये कहकर उसने अपना जोता हुआ मैं अछाला जो दौड़ जाकर गिरा और खुद वॉशरूम में चला गया और मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। यानी कि अब मैं रमीज से कोई भी सवाल करती तो बदले में वो मुझसे औलाद ही तलब करता। अगले दिन रमीज सुबह देर तक सोता रहा और मैं सारी रात तड़पती रही। कभी 1 करोड़ तो कभी दूसरी करोड़ दिल और दिमाग में यही चल रहा था कि आगे क्या होगा। क्या रमीज अपनी सेक्रेटरी से शादी कर लेगा या वो किसी और को मेरे सिर पर सूदन बना कर ले आएगा, और अगर साथ ही वो मुझे तलाक भी दे देता तो मैं कहाँ जाती। मुझे एक पल का चैन नहीं आ रहा था। मुझे इंतजार था कि कब रमीज दोबारा अपने काम पर जाए और मैं गलरीज से वो तरीका पूछूं जिससे मुझे औलाद मिल जाती। फिर दोपहर 2 बजे के करीब रमीज ने घर छोड़ दिया। वो दफ्तर के लिए निकल गया तो मैं फौरा गलरीज के पास पहुंची और कहा, मुझे वो है तरीका बताओ जिससे मैं मां बन सकती हूँ। गलरीज मुस्कुराया, कहने लगा कि आप अपने कमरे में ही इंतजार करना, उज रात को साहब घर नहीं आएंगे। मैं वहीं आकर आपसे बात करूंगा। अभी यहाँ बहुत सारे मुलाजिम हैं जो साहब को हर बात बताते हैं। ऐसा ना हो कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। गलरीज की बात सुनकर मैं फौरा 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि वो सच कह रहा था। बाकी के सारे मुलाजिम बहुत पुराने और रमीज के वफादार थे। ज्यादातर तो उसके गांव के थे। ऐसे में अगर कोई भी बात रमीज को पता चलती तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। वो मेरे करीब किसी दूसरे मर्द का वजूद बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई। रमीज बताकर गया था कि वो कल सुबह लौटेगा। उसीलिए रात को मैं तन्हा ही थी जब 11 बजे के करीब गलरीज मेरे कमरे में चला आया, और उसे देखकर मैं चौंक उठी, क्योंकि उसके हाथ में 2 दूध के गिलास थे। उसने दूध का गिलास उठाकर खुद पी लिया और उसके बाद उसकी हालत अजीब सी होने लगी। वो मुझसे कहने लगा, बीबी जी अब भी दूध पी लें। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे बताओ कि वो कौन सा तरीका है जिससे मैं मां बन सकती हूँ। गलरीज ने अपने लबों पर अंगुली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया, फिर उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया और मेरे करीब होकर बैठ गया। कहने लगा, बीबी मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी मैंने ये होश में रहकर ये बात आपको बता सकूं। इसीलिए मैंने ये भंग मिला दूध पी लिया है। अब मैं आपको वो खास बात बता सकता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगी। और फिर गलरीज ने आहिस्तगी से वो इंकशाफ किया, जिसे सुनकर मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। वो कहने लगा, कमी अब में नहीं, अब के शौहर में है। मैं आपके शौहर के गांव से ही ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं आपके शौहर का नहीं बल्कि उनके बड़े भाई का खास मुलाजिम हो, और उनके बड़े भाई ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं अब दोनों के दरमियान झगड़े करवा सकूं। दरअसल जब अब के शौहर ने अब से अपनी पसंद की शादी की तो गांव में खूब बदनामी हुई। फिर अब के शौहर ने गांव में भी किसी और लड़की से, यानी खानदान की किसी लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब के शौहर यानी रमीज के बड़े भाइयों ने उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लिया। लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते थे कि रमीज दोबारा से उनके साथ जड़ जाए, क्योंकि जमींदारी का मामला था। जमीनें सारे भाइयों की सांझी थी, उसीलिए वो आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। काफी उरसे तक वो रमीज साहब को इस बात के लिए राजी करते रहे कि वो किसी तरह अब को छोड़ दे। लेकिन जब रमीज साहब न माने तो उन्होंने मुझे यहां भेजा ताकि मैं अब दोनों के दरमियान गलत फहमियां डालूं। मैं जवान था, खूबसूरत था, इसीलिए मेरे मालिक ने कहा कि अगर तुम जाकर रमीज की बीवी को काबू में कर लो तो वो खुद अपनी बीवी को तलाक दे देगा, क्योंकि वो एक गैरतमंद मर्द है। मैं उसी इरादे से इस घर में आया था। लेकिन यहां आकर जब मैंने अब को रोते हुए देखा, अब के और साहब के दरमियान कशमकश देखी, तो मैं खुद परेशान हो गया कि अब दोनों के दरमियान तो वो मोहब्बत थी ही नहीं जिसके किस्से मैंने गांव में सुने थे। और फिर कल जब अपने मुझे सारी बात बताई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये सोचकर मेरा दिल कांप उठा कि मैं 2 मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवाने की वजह बनने जा रहा था। एक ऐसी लड़की जो पहले ही खुद पर अपने घर के दरवाजे बंद कर चुकी है, अगर मैं उसके लिए उसके शौहर के घर के दरवाजे भी बंद करवा देता तो उसके साथ क्या होता। उस सोच ने मुझे परेशान कर दिया था। और मैंने जब ही अब से कहा कि मैं आपको औलाद होऊंगा कि खुशी दे सकता हूं, दरअसल अब की औलाद ना होने की वजह वो दवा है जो मैं पिछले कुछ उरसे से रमीज साहब को दे रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दें। मुझे ऐसा करने के लिए मेरे मालिक ने मजबूर किया था। और फिर उसने बताया कि वो रमीज को दूध में कोई दवा मिलाकर दे रहा था, जिसकी वजह से वो फिलहाल बाप नहीं बन पा रहा था।
वो माफी मांगते हुए कहने लगा, अब मैं साहब को वो दवा नहीं दूंगा। मेरे दिल पर एक बोझ था, इसलिए मैंने अपना ये गुनाह अब के सामने कबूल कर लिया। अब चाहे तो मुझे माफ कर दें, चाहे तो सजा दें, लेकिन याद रखें कि रमीज साहब के घर वाले एक ना एक दिन अब दोनों को जदा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। गलरीज की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि अगर ये सच है तो तुम अपने मालिक के सामने इस बात को कबूल कर लो। अभी उसको सारा सच बता दूं ताकि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। मेरी बात सुनकर गलरीज राजी हो गया। फिर जब रमीज अगली सुबह वापस आया तो गलरीज ने अपने हर सच का उसके सामने इंकशाफ कर लिया, जिसे सुनकर रमीज बिल्कुल हैरान रह गया। फिर उसने अपने रवैये की मुझसे मुआफी भी मांगी और अपने भाइयों से खूब झगड़ा भी किया। गलरीज को रमीज ने अपने पास नौकरी पर रख लिया था, क्योंकि अब रमीज के बड़े भाई गलरीज को दोबारा अपने पास नहीं रखने वाले थे। मेरा और मेरे शौहर का ताल्लुक बेहतर हो गया था और 2 महीने बाद ही मुझे मां बनने की खुशखबरी भी मिल गई थी। शायद मेरी तकदीर में उसी वक्त मां बनना लिखा था, क्योंकि गलरीज तो कुछ उर्सा पहले ही हमारी जिंदगी में आया था। लेकिन औलाद की कमी तो हम 1 साल से बर्दाश्त कर रहे थे। शायद रमीज के घर वालों का सच इसी तरह खुलना था। औलाद होने के बाद मैं एक बार फिर अपने माँ बाप के घर गई थी। इस बार मेरे माँ बाप ने मुझे कबूल कर लिया था। वो भी मुझे बहुत याद करते थे। मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी थी। आज मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं गलरीज का हाथ है। अगर वो ना होता तो शायद मैं जिंदगी का वो रंग न देखती जो मैंने देखा था। शायद मुझे अपने माँ बाप की कदर न होती। शायद रमीज को भी एहसास न होता कि उन्होंने मेरे साथ कितना बड़ा रवैया अपनाया था। मगर उज जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैंने भी अपने तौर पर रमीज और गलरीज को मुआफ कर दिया है।